बताए थे। हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स जाने थे। आज हम सम ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको बताए थे। कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स के अंदर हमने बताया था कि फैक्टर्स ए की घात पी की घात क्यू, सी की घात आर के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलती है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकलते हैं। अब हम बात करेंगे सम की, ठीक है। तो सम कैसे निकलता है? जैसे 100 है, 100 बराबर होता है 2 की घात 2, 5 की घात 2। देखिए समझना जरूरी है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि समझना जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, रट के बहुत दिनों तक याद नहीं रख पाएंगे। तो आपने कहा कि जी इसके फैक्टर कितने होते हैं, तो आपने कहा 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2 होते हैं। और इसके फैक्टर 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2 होते हैं। जब सम की बात आएगी तो आपको पता है ये इन तीनों से गुणा होगा, यानी 3 फैक्टर होंगे। 2 की घात 0 एक बार इससे गुणा होगी, मैंने कॉमन ले लिया 2 की घात 0, 5 की घात 1 कॉमन ले लिया, 5 की घात 2, ठीक है। 3 फैक्टर का सम ये आ गया। अब आप देखेंगे कि अगर 2 की घात 1 की गुणा इससे हो रही है तो मैंने 2 की घात 1 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, ठीक है। अब अगर 2 की घात 2 की गुणा इन तीनों से होगी तो क्या होगा? तो 2 की घात 2 कॉमन आ जाएगा, 2 की घात 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया? 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। तो इतना करने की जरूरत नहीं होती। जब कभी सवाल आता है सम ऑफ फैक्टर पे तो हम कह देते हैं कि यार सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो 2 की घात 2 है और 5 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 0 से शुरू करेंगे, 2 तक चला जाएगा। बात समझे या नहीं? इतनी सी बात लिख लो, ये आप समझ गए। फिर मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या याद रखना है। देखो अब हमने लिखा है कि सम ऑफ फैक्टर में अगर ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर किसी ने पूछा तो हम कैसे निकालेंगे? ए की घात 0 से शुरू करेंगे, ए की घात पी तक जाएंगे, बी की घात 0 से शुरू करेंगे, बी की घात पी तक जाएंगे, सी की घात 0 से शुरू करेंगे, सी की घात आर तक जाएंगे, ठीक है। हमने कहा कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा? सम ऑफ इवन फैक्टर्स तो 2 की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर, ठीक है। तो 2 की घात 1, 2 की घात 2 और ए की घात पी तक जाएंगे, 2 की घात पी तक जाएंगे बेसिकली, ठीक है। 2 की घात पी तक जाएंगे। क्यों? अब आप समझो ना, आपको याद है कि जब सम की बात आई थी, जब हमने सम फैक्टर्स की संख्या निकाली थी यानी इवन नंबर्स की संख्या निकाली थी, तो हमने ये कहा था कि वहां 2 की घात 0 को हम कंसिडरेशन नहीं देते, क्योंकि 2 की घात 0 1 होता है, बाकी सब एज इट इज चलेगा। बी की घात 0 से बी की घात क्यू, सी की घात 0 से सी की घात आर। अच्छा, जब हमसे पूछेगा कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ, तो फिर 2 की कोई भी पावर हम नहीं लेंगे सिवाय 2 की घात 0 के, बाकी एज इट इज होगा। बी की घात 0 से बी की घात पी, सी की घात 0 से सी की घात आर, बात खत्म। अच्छा, अब एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना हो तो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलता है? आप कहेंगे सम बटे नंबर। तो जब एवरेज ऑफ फैक्टर्स की बात आती है तो सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाता है। ये बात समझ लीजिए। एवरेज जब कभी हम निकालते हैं किसी चीज का तो एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर, होता है या नहीं? अच्छा, एक चीज आप और समझो, जैसे 60 है तो 60 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60, टोटल फैक्टर है 12 है। अगर मैं इन सब की गुणा करने लगूं तो आप कहेंगे 1 से 60 को गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 2 को 30 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 3 को 20 से करेंगे तो 60 आएगा, 4 को 15 से करेंगे तो 60, 5 को 12 से, 10 को 6 से। कितने 60 आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हर दो फैक्टर एक 60 बना देते हैं, तो टोटल फैक्टर थे 12 और हर एक 2 ने बनाया है तो 12 को हमने आधा कर दिया, यानी कि ये फैक्टर का गुणनफल आ गया। ये क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर।
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। एक ये वाली बात लिख लीजिए। अच्छा, आप एक चीज और समझो विक्की भाई यहां से, कि अगर हम ये कैसे रख दिया है यहाँ पे आज, अगर हमसे कोई पूछ ले कि यार सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, तो क्या होगा? ध्यान से समझना। आप लिखेंगे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, डेड डेड डेस 1/60। तो क्या आ जाएगा नीचे? आप कहेंगे एलसीएम आ गया 60, तो एक फैक्टर 60, फिर 30, फिर 20, फिर 15, ऐसे डेड डेड डेस करके एक आ जाएगा। यानी कभी हमसे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर पूछे तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर, और जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर आ जाएगा नीचे n, सम ऑफ फैक्टर, और नीचे आ जाएगा नंबर n। बोलो भाई, यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी अगले पेज पे, कि अगर आपसे एवरेज ऑफ फैक्टर पूछ रहा है तो सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर ऑफ फैक्टर, अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है x की पावर n/2, जहां n नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ x है। तो लिख ही लिया अब आपने, और ये नीचे वाला पहले ही पढ़ा चुका हूं कि प्राइम फैक्टर्स की संख्या कैसे निकलती है, p+q+r। अब सवाल पे आते हैं जल्दी। तो आप देखेंगे एक सवाल है आपके सामने कि द नंबर ऑफ एबीसी वेयर एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एबीसी बराबर 30। एबीसी की संख्या कितनी है जहां एबीसी बराबर 30, यानी ये हमसे पूछ रहा है कि 30 के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है। 30 के प्राइम नंबर नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 30 के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे? आपने कहा 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6 पंजे 30, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 × 2 × 2, 8 फैक्टर संभव हैं 30 के। 8 फैक्टर संभव हैं 30 के या नहीं? एबीसी की संख्या कितनी होगी? फैक्टर तो 8 आ गए, लेकिन उन सब, ये सवाल कुछ और है, थोड़ा आप दिमाग लगाओ। ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आ जाएगा कि बहुत सारे बनेंगे तो हमने इनके फैक्टर निकाल दिया। फैक्टर तो हमें पता ही है, बट इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा अपने आप में मुश्किल है, बट कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे पहले मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, देखना जरा थोड़ा ध्यान से। ABC 3 है, अलग अलग तरीके से बनाने हैं मुझे, ठीक है। तो आपने कहा पहले तो सबसे कि भाई 1 2 15 मैं इसमें भर सकता हूँ, दूसरा 1 5 6 भर सकता हूँ 30 बनाने के लिए, 1 2 15 हो चुका है, 1 3 10 भर सकता हूँ, और इसके अलावा कोई 1 5 6 हो गया, 1 5 6 परम्यूटेशन बनाने पड़ेंगे। देखिए हमने 1 5 6 ले लिया, 1 3 10 ले लिया हमने, 15 2 1 ले लिया, एक और रह गया 5 3 2 या 2 3 5। अब इनको आपस में मैं कितनी तरीके से रीसफल कर सकता हूं? तो इसके तरीके होंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके, इसके भी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके। अभी आपको फैक्टोरियल भी पता नहीं है, बट ये मुश्किल सवाल बीच में आ गया तो हमें बताना पड़ा, बराबर 6। तो 6 चौक 24 तरीके तो अभी तक हो गए, 24 वेज तो ये है। और कितने बच गए? अब टोटल 24 वेज हो गए, एक रह गया लास्ट 30 और एक एक। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक इधर आए और इधर आए तो एक तरीका कम हो जाएगा, अब 6 तरीके नहीं होंगे टोटल। अब या तो 30 इधर आ सकता है और एक एक इधर, या फिर 30 इधर आ सकता है एक एक, यानी ये जो 30 वाला है ये सिर्फ 3 वेज ही हो पाएंगे। तो टोटल 27 वेज होंगे एबीसी के। ये पूरी तरीके से फैक्टर पे ना हो के सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे चला गया, बट इस बैच में इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं तो मैंने इसलिए करा दिया। मैं छोड़ देता तो आपको लगता है कि यार, अब देखो ये 3 फैक्टर है, ये 3 फैक्टोरियल आप नहीं भी लिखोगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसे समझो
कि मेरे पास पहले खाने में लिखने के लिए क्या क्या है, तो आप कहेंगे तीनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, 1 या 2 या 5, ठीक है, 1 या 2 या 15। दूसरे खाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 बचेंगे, या तो 2 15 1 भर चुका हूँ, और तीसरे खाने के लिए सिर्फ 1 बचेगा, यानी 6 वे हो जाएंगे टोटल। तो ऐसे ही 6 वे सबके लिए थे, तो 6 चौक 24 और 3 लास्ट में 30 वाला, बात खत्म। अच्छा, आपने ये जाना है कभी, एक चीज आपको पता है कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, कंसेप्ट समझना, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, लिख लेना, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं, इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कोई भी प्राइम नंबर है उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एन अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक एन। ऐसी कोई संख्या, कोई अगर हमें कह रहा है कि किसी संख्या के एग्जैक्टली 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर संभव ही नहीं है। आप बताओ 3 फैक्टर कैसे संभव है? हमने तो पढ़ा कि पावर में 1 जुड़ जाता है। अब पावर में 1 जुड़ के, मान लेते हैं 2 ब्रैकेट अगर बन गए और पावर में 1 जुड़ के कभी 3 बन सकता है? नहीं, 3 केवल एक ही स्थिति में बन सकता है, 2 + 1 हो, यानी 2 का मतलब उस प्राइम नंबर की पावर 2 हो, तो हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर होंगे 2 + 1 3। केवल एक ही चाह रहा है, तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स किसके होते हैं? एन स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, 1 एन और एन स्क्वायर। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम उस सवाल पे आते हैं। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम उस सवाल पे आते हैं। माना कि पी क्यू आर और एस धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं जिनके यथातथ गुणनखंडों में एक स्वयं और संख्या भी है। 3 यथातथ गुणनखंड है, एक और एक स्वयं संख्या भी है, यानी कि वो तीनों ही मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक बात तो ये तय हो गई, और वो स्क्वायर भी किस चीज का है? स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है। इन्होंने दिया है कि इसमें कुछ 2 अंकों के हैं, जैसे Q बड़ा है और P से, और 2 अंकों के, दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं, और R और S दोनों 1 अंकीय संख्याएं हैं। तो मैंने कहा 1 अंक संख्याओं में आप मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन होता है। तो आपने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर का, तो 2 का स्क्वायर 4, एक तो प्राइम है, और एक 3 का स्क्वायर 9 है, इसके अलावा 2 अंकों में और कोई नहीं है। आप 5 का करोगे 25 हो जाएगा, 7 का करोगे 49 हो जाएगा। और मैंने कहा अगर 2 अंकों की बात करें तो आपने कहा एक तो 5 का स्क्वायर 25, एक 7 का 49 है, बाकी किसी और का करेंगे 11 का तो वो 121 हो जाएगा, और बाकी 64 और 81 की बात करेंगे तो वो प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है। यानी वो भी हमने आसानी से बता दिया कि भाई ये 49 7 का स्क्वायर प्राइम नंबर का, और ये 25 हो। बस सब कुछ निकल आया। अब सवाल में कह रहा है कि P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू कितना है? 25 माइनस 49 माइनस 1 बटे R माइनस एस कितना है? 9 माइनस 4, ये कितना आ गया? -25 बटे 5 -5, -5 का मतलब माइनस एस -1। अच्छा सवाल पूछा है CGL Tier 2 2020 में। चलिए 64 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है, CHSL 2020 में आया। जल्दी बताओ उत्तर, 64 के सभी गुणनखंडों का योग फटाफट। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6। तो सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? आप बोलेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। ये नहीं भी लिखते तो भी लिखना चालू करते, और 1 से लेके 2 4 8 16 32 64 तक लिखते चले जाते। ये बात तय थी कि 1 को छोड़ के उत्तर जो आएगा वो इवन नंबर आएगा।
ऑड नंबर आएगा क्योंकि एक है, तो 64 और 16 80 और 8 और 32 40 120 120 और 7 127, ये उत्तर है। 2310 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? ये थोड़ा गंदा सा सवाल है, देखना जरा। ये देखो भाई, 2310 3 से कट रहा है पहले तो 3 गुणा कितने फैक्टर होंगे? 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 0। फिर मैंने लिखा 3 गुणा 11 आएगा, फिर आपने कहा 7 आएगा, 2 की घात 1 और 5 की घात 1। आसानी से होगा सब सारे फैक्टर। अब देखो पहले वाले ब्रैकेट में 3 की घात 0 प्लस 3, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं। दूसरे में 11 की घात 0 प्लस 11, तो 12 लिख दूं। 7 की घात 0 प्लस 7 8 लिख दूं, और 3 और 6। ठीक है, अब आपने कहा कि जो भी उत्तर आएगा वो 3 से तो कटेगा भाई। 5 और 5 10 और 8 18, ये भी 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और मैंने कहा संख्या 8 से कटेगी, यानी अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। इसके अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं भाई, सबके 3 अंक भी 8 से कट रहे हैं। संख्या तो 9 से भी कटेगी क्योंकि एक 3 और है, तो 9 से ये कट पाएगी, ये भी कट रही है 9 से, 6 और 2 8, सारी 9 से कट रही हैं। अब तो करना ही पड़ेगा यार, इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। यूनिट डिजिट पता कर लूँ सबका? 4 दूनी 8, 8 8 64, 4 तिया 12, 2 6 12, 2 आएगा यूनिट डिजिट में 6552। हमारे पास एक रास्ता थोड़ी है, बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे पास यूनिट डिजिट भी है। 69 12 आ रहा है सर, करेक्शन कर लो, सवाल में गलती है। 69 12 6912 ऑप्शन है, 6912। दो की घात 3, ये सीपीओ टीयर 2 में आया था। सीपीओ का टीयर 2 में मैथ्स कहाँ आती है भाई? जरा पूछना उसको मैसेज खींच के कि सीपीओ की टीयर 2 में मैथ्स आती है। देखिए योग कैसे निकलेगा, मैं अब डायरेक्ट सम बता रहा हूं। तो सम कैसे निकलेगा? पहले 1 2 4 और 8 तक जाएगा, 1 3 और 9 तक जाएगा, 7 के केस में 1 प्लस 7, 11 के केस में 1 प्लस 11। ये समझ रहे हो ना, पावर का सम कर रहा हूं मैं, 0 से शुरू कर रहा हूं इसलिए 1 सम में आ रहा है। 8 4 12 2 14 और 1 15 गुणा 9 और 1 10 और 3 13 गुणा 8 गुणा 12। संख्या 9 से कटेगी, ये बात तय है। 9 से सब कट रही हैं क्या? 8 और 1 9, ये नहीं कट रही 9 से। ये 9 से कट रही, 2 और 2 4 और 1 5, ये नहीं कट रही। 2 तो 9 से नहीं कट रही भाई, 6 और 2 8 और 1 9 कट रही। बाकी संख्या 13 से कटेगी, तो 13 एकम 13 और 13 6 78 नहीं कट रही, 13 से ही कटी रही होगी। 13 एकम 13, 7 बचेगा, 13 पंजे 65, फिर 7 बचेगा। कट रहा है कुछ नहीं। क्या उत्तर क्या आ रहा है इस सवाल का? ऑप्शन गलत है, वही मैं कह रहा हूँ, ये ऑप्शन पता नहीं कैसे गलत है, देखना भाई। 2 सवालों के ऑप्शन गलत है सर। 195 मल्टीप्लाई 96 बड़ा होगा, 195 गुणा 96, तो गुणा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं जैसे इसको 200 लिख लेता तो 96 दूनी 192, 19,200 तो ये आता, माइनस 96 पंजे आता 480, तो ये हम घटा देते, इसमें से 500 ही घटा देते तो 18,720 आ रहा है। यही आ रहा है, सही है। चलो भाई, कोई डाउट है तो बता देना। सही है। हम बाकी यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, सब कुछ सीखेंगे भी हम। यूनिट डिजिट आज ही पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है इनके सभी गुणनखंडों का योग बताओ, तो ये सीजीएल टीयर 2 2021 में आया। जल्दी से इस सवाल को कर लो और थोड़ा डायरेक्ट करना। आप डायरेक्ट कैसे? अभी जैसे बताया था वैसे। ऑप्शन चेक कर लेना भाई पहले ही, इस बार गलत लग रहा है ऑप्शन फिर है भाई, कोई बात नहीं, सही कर देंगे अब तो हम। सम क्या होगा? तो आप कहेंगे जी सम आ जाएगा, 1 से चालू होगा, 2 की घात 4 तक जाएगा, 1 2 4 8 16। बहुत लंबा उत्तर आएगा इसका। 3 की घात 3 का 1 3 9 27, 5 की घात 2 1 प्लस 5 प्लस 25, तो क्या आ जाएगा? 16 और 4 20 आ रहा है, 28 2 30 31 गुणा 27 और 3 30 और 29 40 गुणा 25 5 30 और 1 31। 31 2 बार आ रहा है, नहीं 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 38 440। वाह, ये सबके ऑप्शन कैसे गलत है? पूछना एक बार, सबके ऑप्शन गलत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कर लो, सीडीएस में आया हुआ है, इस तरीके के भी सवाल आ जाते हैं। ये सवाल सही होगा क्योंकि ये तो मैंने डाला था। चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। गुणनखंडों की संख्या भी पूछा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स भी पूछा है, दोनों चीजें पूछा है। रिवाइज हो जाएगा, एक बार कर लो। अगली क्लास में यूनिट डिजिट भी खत्म हो जाएगा। 360, तो पहले तो इसके फैक्टर सीखो जल्दी कैसे करते हैं। तो आपको पता है 360 मतलब 6 का स्क्वायर 36 गुणा 10 है। अब 6 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर है, 1 2 यहाँ है तो 2 की घात 3 होगा। कई लोग इसको 8 गुणा 45 भी लिख सकते हैं जिनको पता है। तो 45 का मतलब 9 पंजे 45, 3 का स्क्वायर 5 की घात 1। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा, आज भी आके रिवाइज कराया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 4 और 3 7 और 2 4 या 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई में 24 फैक्टर आ गए, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, जब सम की बात आएगी सम ऑफ फैक्टर्स की, तब कैसे निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स? तब आप बोलेंगे कि जी सम ऑफ फैक्टर्स होगा 1 + 2 + 4 + 8, 1 + 3 + 9, 1 + 5, 8 4 12 2 14 और 1 15, 9 और 1 10 और 3 13 और 5 और 1 6। तो 15 6 90 और 13 निम्मा 117, 1170 सम आ गया, यानी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सीजीएल प्री 2023 में आया है, लेटेस्ट सवाल है, ये आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपको ये रहे कि अब आप जब सीजीएल 2024 देने जा रहे हो तो अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो आप कर पाओ। 484 तो 4 से कट रहा है, 22 का स्क्वायर है बेसिकली, और 22 के स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर। तो सम क्या होगा फैक्टर्स का? सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? आप बोलेंगे कि जी 1 + 2 + 4, 1 + 11 + 121, 11 का स्क्वायर भी होगा। 4 और 2 6 और 1 7, 121 और 12 133, 7 या 21 का 1। बड़ा गंदा आ रहा है उत्तर। योग कितना है? अच्छा सॉरी, आपने एक चीज देखी, अब फंसा दिया भाई इन्होंने पूछा है केवल वही फैक्टर बताओ जिनका, देख लो भाई तुम मजाक समझ रहे थे, जो पूर्ण वर्ग हैं। कमाल कर दिया इन्होंने। अब जैसे ये सवाल तो चलो आसान था तो बच्चा कुछ नहीं, अच्छा पूर्ण वर्ग है, 1 है भाई, 4 होगा, 121 होगा और खुद 484, तो बच्चा बड़े आराम से निकाल देता। 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, तो ये 610 आ गया। ये तो आसान सवाल था कि किसी को अगर फॉर्मूला भी नहीं पता तो वो बच्चा भी इस सवाल को आराम से कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अब परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो अब हमें 2 की घात 0 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की घात 2 परफेक्ट स्क्वायर है, एक नहीं लेना। अब हमें एक नहीं लेना, क्यों नहीं लेना एक समझो, क्यों नहीं लेना एक बताओ। एक इसलिए नहीं लेना क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही फैक्टर बनाने हैं बस। तो 11 की घात 0 चलेगा, 11 की घात 2 चलेगा बस। तो ये कितना आएगा जी, 4 और 1 5 गुणा 121 और 1 122, 122 ही होगा ना, 122 पंजे कितना होगा 610। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ओरिजिनल तरीका ये जोड़ने वाला तो घटिया है, कल को कोई बड़ी संख्या आ जाए तब कैसे निकालेंगे। तो तरीका समझ गए कैसे निकालेंगे, पता चल गया कि अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर ही लेने थे तो मैं केवल परफेक्ट स्क्वायर लूंगा। एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 और 121, इसके अलावा कुछ नहीं। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो शून्य से समाप्त होता है, जिसके लास्ट में 0 आता है, उन फैक्टर्स का सम पूछ रहा है बस। केवल उन फैक्टर्स का सम बताना है जिनके लास्ट में 0 आता है। देखो मैं कहूंगा कि 0 कब आ सकता है, आपने कहा जब 10 हो, तो मैंने 10 कॉमन ले लिया भाई, और मैंने कहा अंदर वाले के सारे फैक्टर निकाल दूंगा। आपने कहा 2 की घात 2 बचेगा, 5 की घात 1 बचेगा और 3 की घात 1। अब मैं इसका सम ऑफ फैक्टर निकालने जा रहा हूं, सम ऑफ फैक्टर। तो मैं अंदर जितने भी फैक्टर होंगे वो सब फैक्टर हैं जिनके लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 10 बाहर है। तो जब सम निकालेंगे तो सम में 10 बाहर आ जाएगा। नंबर होता तो नंबर में 10 की जरूरत नहीं होती,
नंबर में 10 की जरूरत नहीं होती बट इसमें है, ठीक है। तो अब 1 + 2 + 4 आ जाएगा, 1 + 5 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा जी? 10, 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 4 7 6 42, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 उत्तर आ जाए। आ रहा था किसी का 1680? अब देखो एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज कैसे निकलेगा, पहले 60 को लिख देते हैं। 2 की घात 4, 5 की घात 1, 3 की घात 1। एवरेज कैसे निकलेगा? सम बटे नंबर। सम कैसे होगा? 1 + 2 + 4, 1 + 5, 1 + 3। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे? 2 + 1, पावर में 1 1 जुड़ जाएगा। इसमें तकलीफ तो नहीं हो रही क्योंकि आपने पढ़ा है ना ये सब। तो हमने कहा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 4 और 2 6 और 1 7, और 3 इससे कट जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा एवरेज ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा जी? 14। तो पहले हमें इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये कितना है? 15 8 120, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? आपने कहा जी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 3 + 1 4 और 2 और 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा? सवाल पूछा जाता है दोस्त प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पे भी। 120 की घात पावर हो जाएगी 16/2, यानी 120 की घात 8। डी उत्तर कर दिया हमने। देखिए अभी मैंने बताया था कि व्युत्क्रम का योग क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर्स और बटे जो नंबर होता है n। अब 360 का मतलब क्या है? 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, यही है। 5 × 15 और 15 × 120, 3 की घात 2, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? 1 + 2 + 4 + 8, 1 + 3 + 9, 1 + 5 बटे n कितना है? 360। 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 9 और 1 10 और 3 13, और 5 और 1 6 बटे 360। आपने 15 से इसको काटा, 15 से कितनी बार? 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 6 से 24 4 बार, 13/4 उत्तर आ गया। 4 तिया 12, 3.25। तो कई बार ये बच्चों को मुश्किल लगता है कि यार रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का सम पूछ लिया। कुछ नहीं है, सम ऑफ फैक्टर को n से भाग करना है। मैंने बताया भी था ये कैसे बना है फॉर्मूला। सर एक बार और की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये स्टार्टिंग वाला देख लेंगे। ये देखो मैंने बताया ना सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, प्रूफ करके बताया था कैसे। तो ऊपर आ गया था सम ऑफ फैक्टर और नीचे n आ गया था। यानी जब भी कभी ऐसा सवाल पूछे, और द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। आज दोपहर वाली क्लास में भी और इस वाली क्लास में भी गलतियों की भरमार है, पहली बार ऐसा हुआ है। चलिए अब एक आपको चीज समझनी है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। बड़ा प्यारा नंबर है। आप कोई भी संख्या देखेंगे, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे आपने एक संख्या देखी 10, 10 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 5 10। आप इन सबको जोड़ लीजिए, 10 को हटा के जोड़ना है तो 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे 8 है, 8 के फैक्टर 1 2 4 8, 8 को हटा के जोड़ लीजिए 7 आ रहा है। आपने 6 लिया, 1 2 3 6, 6 को हटा के आपने जोड़ा 6 आ रहा है। यानी कुछ एक ऐसी संख्याएं भी हैं जिनका सम ऑफ फैक्टर संख्या के बराबर है। ऐसी संख्याएं जिनका सम ऑफ फैक्टर संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर है, ऐसी संख्याओं को ही हम कहते हैं परफेक्ट नंबर।
आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा है अभी तक, इन्हें क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं। बात आई समझ? ये लिख लो मेरा, और फिर मैं आपको दिखाता हूं और एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द, दो डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर, या तो सभी संख्याओं का सम संख्या के दुगने के बराबर है, या फिर इफ द सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द नंबर, देन नंबर इज परफेक्ट नंबर। ये डेफिनेशन आपके लिए एकदम कमाल की है और यूज की है। ये डेफिनेशन हमारे लिए काम की है। ये डेफिनेशन हमारे लिए काम की है। ठीक है, कि इफ द सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द नंबर, द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। मैं परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल, देखो भाई, ये सब एग्जाम्पल हैं, आप चाहो तो याद करना, ज़्यादा लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6, 8 और 496 दो रख सकते हो याद, बाकी ज़रूरत नहीं है। 28 भी परफेक्ट नंबर है। कैसे? देखो, इसके फैक्टर 1 + 2 + 4 + 7 + 14, संख्या को छोड़ के कितना आ रहा है? 28। कैसे? जोड़ के देख लो। ठीक है, याद रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, बता दो। तो आपका जवाब होगा 28 परफेक्ट नंबर है। होगा जवाब 28 क्या है? परफेक्ट नंबर है। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे आप देखो कि मैं कहूं x + a है, याद रखना बड़ा आसान है। तो इसका एक फैक्टर x + a दिख रहा है। अब आपको कहां तक पता होता है? आपको यह भी पता होता है x³ + a³ है, तो इसका एक फैक्टर x + a आता है या नहीं आता? तो हम बच्चों को ये याद करा देते हैं, हम उन्हें ये याद करा देते हैं कि x⁴n + a⁴n का एक फैक्टर x + a होगा अगर n ऑड है। आप अपने मन में कैसे सोचेंगे? ऑड को आप 1 और 3 सोच लेंगे, याद रहेगा। x⁴n + a⁴n का एक कॉमन फैक्टर x + a होता है। अच्छा, अगर ये माइनस होता तो नहीं होता क्या? तो भी होता है, तो भी होता। अगर x⁴n - a⁴n है तो इसका एक कॉमन फैक्टर x - a होता है अगर n ऑड है, यानी माइनस हो या प्लस हो, दोनों का ही एक फैक्टर x ± a होता है। ठीक है, बट अगर मैं कहूं कि इवन हो पावर, मैं आपसे कहूं यार x² + a⁴ का फैक्टर बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए वो लिखा भी नहीं है यहाँ। बट मैं कहूं कि x² - a², तो आप कह दोगे हाँ इसके दो फैक्टर होंगे, एक x + a और एक x - a। ठीक है, तो मैंने कहा कि x⁴n - a⁴n का कॉमन फैक्टर x + a x - a होगा यदि n इवन है। x⁴n - a⁴n का एक कॉमन फैक्टर x + a x - a होगा अगर n इवन है। इतनी सी बात लिख लो, इस पर सवाल करेंगे। 6⁻2n + 5⁻2n का गुणनखंड क्या होगा जहां n एक विषम संख्या है? बताओ, इसका फैक्टर पूछ रहा है। मैंने कहा कि ये 6⁻2 की पावर n है प्लस 5⁻2 की पावर n है, तो 6⁻2 की पावर n यानी 36 की पावर n है, ये 25 की पावर n है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर 36 + 25 यानी 61 होगा। ये उत्तर है। 61 होगा कि नहीं बोलो आगे? हाँ बिल्कुल 61 होगा, क्यों नहीं होगा? 61 बिल्कुल होगा। एक कॉमन फैक्टर ऑफ 13⁻7 + 11⁻7 एंड 13⁵5 + 11⁵5 दोनों सेम ही है, का एक सामान्य गुणनखंड पूछ रहा है। अच्छा, एक जगह 7 है, एक जगह 5,
तो इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर 13 प्लस 11 यानी कि 24 होगा। 24 होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं कोरिया वगैरह के बच्चे? इसको मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर की पावर के प्लस 5 का स्क्वायर की पावर के। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 8 8 64 प्लस 25 बराबर 89। 89 इज द करेक्ट आंसर। 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। ये किससे कटेगा? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई आपको बताना है। देखिए अगर कोई कहीं 2n लिखा होता है तो 2n का मतलब है गारंटेड वो इवन नंबर है, और अगर 2n प्लस 1 लिखा है तो हम कह सकते हैं वो गारंटेड ऑड नंबर है, क्योंकि 2n का मतलब इवन, इवन में एक जोड़ेंगे ऑड हो जाएगा। यानी इसके दो फैक्टर होंगे, इसके 2 फैक्टर, एक 167 प्लस 103 और दूसरा 167 माइनस 103। तो ये कितना आ गया? 170 और 100 270 एक फैक्टर है, और ये साथ में से 3 गए 4 और 64, यानी कि 64 और 270। ये कह सकते हैं 64 और 270। तो मैंने यही देखा कि भाई कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो 27 है एक, तो 10 है हमारे पास। देखिए 25 नहीं होगा, ये बात तो तय है, 25 क्योंकि है नहीं, केवल 5 है। 17 नहीं है इसलिए 170 नहीं होगा। 106 नहीं होगा क्योंकि 53 नहीं है। बात आ जाती है 144 की। 144 कैसे बनता है? 144 16 निम्मा 144 होता है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं 16 यहां से उठा लूंगा और मैं 9 यहां से उठा लूंगा, 16 निम्मा 144 बना दूंगा। तो आप कह भी पाएंगे कि 144 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। 20वां सवाल यूपीएसआई 2016। जल्दी। 49 की घात 15 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं कि 49 माइनस 1, क्योंकि ये भी 1 की घात 15 है, इसका एक फैक्टर होगा, यानी 48 इसका एक फैक्टर होगा, और 48 सी ऑप्शन है। क्या मुश्किल हुई? 1 की घात 15 लिखने में मुश्किल हुई? समझ आ रही हैं चीजें? इतने एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं, समझ में आ रही हैं चीजें आपको? 21 देख लो। 18 की घात 2000 प्लस 12 की घात 2000 माइनस 5 की घात 2000 माइनस 1 की घात 2000 किससे विभाज्य है? हमें इसको ऐसा लिखना होता है ताकि हम सेम सेम बना के कॉमन ले पाए। जैसे 18 की घात 2000 और 1 की घात 2000 को तो मैंने एक साथ लिख लिया, दोनों माइनस वाले नहीं होंगे, दोनों प्लस वाले नहीं होंगे। आप देखो 18 5 जोड़ूंगा या घटाऊंगा जो भी है, 13 आएगा, फिर 13 इसमें बन पाएगा। हाँ जी बन पाएगा। दोनों तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे, जैसे आपको ठीक लगता, कोई बड़ी बात नहीं थी। 5 की घात 2000, ठीक है। एक जब मैंने ऐसे लिखा तो मुझे एक बात पता चली कि इसका भी एक फैक्टर 18 प्लस 1 19 और एक 18 माइनस 1 17 होगा। इसका भी 12 5 17 और 12 माइनस 5 7 होगा, एक फैक्टर, यानी 17 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यानी 17 कॉमन फैक्टर होगा पूरे का। मैंने कहा अगर मैंने इसको ऐसा लिखा होता भाई, 18 की घात 2000 और माइनस 5 की घात 2000 लिखा होता, और फिर लिखा होता, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं खींच के, सवाल ही भाग गया, कोई बात नहीं। और इसको हमने लिखा होता 12 की घात 2000 माइनस 1 की घात 2000। तो आप कहते जी इसका फैक्टर 18 5 23, 18 माइनस 5 13, और इसका 12 प्लस 1 13 और 11, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाता? 17 13। तो आपको समझ में आ गया कि इस पूरे में 13 भी कॉमन आ रहा है, 17 भी कॉमन आ सकता है। इसका मतलब 17 भी इस पूरे का फैक्टर है, 13 भी इस पूरे का फैक्टर है, यानी 221 इस पूरे का फैक्टर है। अच्छा सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था। ये भी सवाल सेम टू सेम है। अब पता है मौखिक कर लेंगे, देखो कैसे। 20 में से 3 जाएगा और 16 में 1 जोड़ेगा तो एक तो 17 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। 20 में से 1 जाएगा 19 और 16 में 3 जोड़ेगा, एक 19 फैक्टर आ जाएगा, यानी 17 निम्मा 153 हासिल 15, 17 कम 17 और 15 32, 323 फैक्टर आ जाए। अब निकाल पाएंगे मौखिक। 23वां सवाल, ये भी सेम सवाल है, पावर ऑड है। तो आपको पता है कि
5 और 12 17 बन जाएगा इन दोनों का। 17 इसमें तो ऑलरेडी है, तो 17 डिविजिबिलिटी आ जाएगी। 24वां सवाल देखिए, हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में ठीक है, इसको सही से कर लेना। हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में सही है, मैं मिटा देता हूँ, हिंदी वाला मिटा ही देता हूँ। क्या है, 17 की घात 23 प्लस 23 की घात 23 प्लस 29 की घात 23। ठीक है, चलो, तो आप ये कह सकते हैं इसको 23 से डिवाइड किया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 17 की घात 23 प्लस 29 की घात 23 का एक कॉमन फैक्टर 17 प्लस 29 46 होगा या नहीं? अब देखिए 46 भी 23 से कट जाएगा, ये पूरा का पूरा डिविजिबल बाई 23 हो जाएगा, और कोई चीज पूरी की पूरी कट गई तो रिमाइंडर 0, और ये तो कट ही जाएगा 23 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1 की घात 995, 2 की घात 995। देखिए जब भी कभी सवाल कॉमन फैक्टर पे आ रहा है और आपको दिख गया, तो ये मान लो कि उत्तर तो 0 ही होगा, तभी पूछा गया है। ठीक है, तभी पूछा गया, निकालने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं 1 की घात 995 है, समझना, 1 की घात 995 है, और मैं अगर उसमें 996 की घात 995 ऐड करूं, ठीक है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका एक कॉमन फैक्टर 1 प्लस 996 यानी 997 होगा। ऐसे हम सबका निकाल देंगे, इसके साथ इससे पहले वाली टर्म ले लेंगे, तो जब 997 से भाग किया जाएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0। देखो भाई, 91 की घात 103, 77 की घात 103 को 56 से विभाजित किया जाता है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा? आपको लग रहा होगा ये सवाल पेपर में नहीं आते, तो देख लो मेंस में आया, CGL में 91 प्लस 77, ऐसे ही कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, 158 168, 7 और 1 8, 9 और 7 16, 168। ठीक है, 91 की घात 103, 77 की घात 103, 7 और 1 8, 9 और 7 16। अब ये 56 से कटेगा या नहीं, तो आपने कहा हाँ जी, ये 56 से 3 बार कटेगा। ये डिविजिबल बाई है, डिविजिबल। मैंने कहा ही आपको कि जब भी कॉमन फैक्टर पे सवाल आएगा और कटेगा तो रिमाइंडर उस केस में 0 आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट आज हम और क्या पढ़ सकते हैं अभी? ये सब यहां तक फैक्टर समझ आए आपको, नहीं आए? पहले बताओ मुझे, मैं कह रहा हूं यहां तक आपको फैक्टर समझ में आए या नहीं आए, बस इतना बताओ मुझे। यहां तक फैक्टर समझ आए या नहीं आए? कॉमन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, सम ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं, बस इतना बता दो।